नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक तक। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 दिनों तक संसद का विशेष सत्र आहूत किया था और इसका उद्देश्य था कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाना, जो 2023 में पारित हो चुका था। इस बिल के संसद में रखते ही संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। सत्ता पक्ष जहां किसी भी प्रकार से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को पास करवाने के मूड में दिख रही थी, तो वहीं विपक्ष सत्ताधारी पक्ष पर इस मामले को लेकर कि उसने इसके आड़ में परिसीमन का मुद्दा डालकर अपनी एक चाल चली है, राजनीतिक बहुमत जुटाने का प्रयास किया है। 2029 के चुनाव में पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप सारे क्रेडिट को ले लें इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को पास कराने का। मैं सरकारी खजाने से आपके लिए इससे जुड़ा हुआ विज्ञापन डलवा दूंगा, लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं हुआ और खासकर विपक्ष लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरी तरह से सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि किस प्रकार से सरकार इस संशोधन बिल के आड़ में परिसीमन का मामला लेकर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी करने में जुटा हुआ है, उसके संख्या कम करने में जुटी हुई है ताकि वह उत्तर भारत में इससे जो सीटें बढ़ेंगी उसका लाभ उठाकर 2029 के चुनाव में फिर से सरकार बनाने में का एक मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसके बाद इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में लोकसभा में मत विभाजन हुआ और सत्ता पक्ष के द्वारा पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह बिल गिर गया और इसके बाद शुरू हो गया राजनीतिक महासंग्राम। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के गिरते ही भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों के नेतृत्व में एनडीए की महिला सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और विपक्ष को निशाने पर लेने लगी और खासकर राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कि उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को 33% का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाएं इसके लिए उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। तो इसके बाद विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने भी दनादन कई ट्वीट कर दिए और इसमें सत्ताधारी पक्ष पर यह आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर या नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को नारियों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्तालुलुपता के लिए लाया है और उसमें उसने परिसीमन का मामला लाकर दक्षिण के राज्यों में तुलनात्मक रूप से संसद की सीटें घटाने का एक प्रयास शुरू कर दिया है, जिसे वे कभी लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में लोकसभा में नरेंद्र मोदी और उसके नेतृत्व वाले सरकार को यह चुनौती दे डाली थी, किसी भी हालत में ये उन्हें इस संशोधन बिल को पारित नहीं कराने देंगे और मत विभाजन के बाद ऐसा ही हुआ। अब सवाल उठता है कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में गिर जाने के बाद भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे राज्यसभा में नहीं लाया, तो इसमें जीत किसकी हुई? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं करवा पाने के कारण
इसमें बुरी तरह से हार गई और विपक्षी राजनीतिक दल जिसने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया, उनकी जीत होगी। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें न तो इस बिल के गिरने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्ता पक्ष की हार हुई है और न ही नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने इसमें जीत हासिल किया है। यानी इसमें इन दोनों में से किसी की ना तो जीत हुई है और न ही हार हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 ईस्वी में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था वह अभी भी अक्षुण्ण बना हुआ है, क्योंकि उस समय लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस पर हस्ताक्षर हो चुका था और फिर इस विशेष सत्र में 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया था। ऐसे में यह अभी भी अक्षुण्ण बना हुआ है और इसमें किसी की जीत या हार नहीं हुई है, क्योंकि उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात इस बिल के गिर जाने के कारण इस प्रकार से विपक्षी खेमे में उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है और वह यह कह रहा है कि इसके द्वारा इस बार पहली बार उसने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को गिराने में सफलता प्राप्त की है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालबाजी पकड़ में आ गई है और अब यह हर बार आगे ऐसे ही उन्हें सदन में परास्त करते रहेंगे, उनके द्वारा लाए गए बिल को गिराएंगे। इसलिए आज से भले ही विपक्षी गठबंधन की जीत मालूम हो रहा हो, क्योंकि उसने 2 प्रमुख मुद्दे भी लाए थे इस बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन अधिनियम को गिराने के लिए। पहला तो उसने यह कह दिया कि इसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो मुसलमानों की महिलाओं को भी संसद में 33% में विशेष आरक्षण देने की बात कर दी। लेकिन जब यह बिल भले ही 2029 में अब पारित नहीं होगा और यह अब 2034 के आम चुनाव के वक्त शायद लागू हो सके, क्योंकि इससे पूर्व इस जनगणना होनी बाकी है और फिर परिसीमन भी होना है, तो उस समय भी यह परिसीमन रहेगा ही और उस समय जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा उसमें भी जातिगत आरक्षण यानी ओबीसी का जिक्र नहीं होगा। महिलाएं सामान्य रूप से आरक्षित होंगी 33% और मुसलमानों की तो खैर कोई बात ही नहीं है। और अगर इसके हिसाब से अगर जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन अपनी जीत मान रहा है उसका पता तो इस समय जो 2 राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, वहाँ उनको अगर पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा मतदान प्राप्त होता है तो यह बेशक उनकी जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जीत कर भी हारे हुए समझे जाएंगे, क्योंकि इनका कोई लाभ न तो उन्हें चुनाव में मिलने वाला है और न ही जब यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2034 या उसके बाद लागू होगा तब मिलने वाला है। अब बात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष की जाए तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे सत्ता पक्ष के नेता इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत से इस संविधान संशोधन बिल को पास कराना होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लोकसभा में पेश करने की हिम्मत की तो उसके पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य
जरूर छिपा हुआ था और यह उसके हार के बाद भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जब 2034 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा तब परिसीमन भी होगा, जिसकी बात वर्तमान में 2029 में लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन कर रही है, वह भी होगा। ओबीसी या जातिगत आरक्षण भी नहीं होंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से विपक्षी गठबंधन ने, खासकर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, डीएमके ने इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है। उसके लिए इन्हें देश की महिला जो आधी आबादी है वह कभी माफ नहीं करेंगी। तो इस यह चाल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के एक बड़ा चाल चल दिया है और महिलाओं का बड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन को मिलता भी रहा है। और वे भी कई तरह की योजनाएं, मुद्रा योजना हो, गैस सिलेंडर देने की बात हो, लड़कियों को शिक्षा देने की बात हो, साइकिल देने की बात हो, कई प्रकार के ऐसे लाडली बहन योजना जैसे कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं और महिलाएं भी उन्हें वोट देती रहती हैं। और इस लिहाज से उनका यह कदम अगर महिलाओं को यह समझाने में सफल हो जाता है तो यह उनकी जीत हो जाएगी। हार इसमें बीजेपी या उसके एनडीए गठबंधन की कहीं से है ही नहीं। हाँ, अगर इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने में वे सफल हो जाते तो उन्हें दोहरा लाभ मिलता, महिलाओं का समर्थन तो उन्हें मिलता ही, साथ ही जिस प्रकार से बात हो रही है कि इस परिसीमन के तहत उत्तर भारतीय राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के घटक दलों को बढ़त प्राप्त होती है, उसके भरोसे 2029 के चुनाव में भी उन्हें आसानी से जीत हासिल हो जाती, तो यह दोहरा लाभ नहीं होकर इकहरा लाभ तो मिलना तय ही है। हाँ, यह हार एक शर्त पर हो सकती है, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी की भी पकड़ महिलाओं पर जबरदस्त है। वे भी महिलाओं के कल्याण के लिए कई काम करती हैं और महिलाओं के साथ साथ उन्हें अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का भी जबरदस्त समर्थन मिलता है और अन्य वर्गों में भी उनकी अपनी एक पकड़ है। यहाँ अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात कर रहे हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया और वे ही एकमात्र महिला के हितैषी हैं और इसके लिए वे अभी और प्रयास करेंगे। भले ही इस बार लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर गया, लेकिन ये प्रयास करेंगे कि 2029 के चुनाव में महिलाओं को यह हक मिल सके और इसमें महिलाओं को लग गया, यह उनकी एक कलाकारी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उन्हें जादूगर कहा था, तो महिलाएं उससे बिदक सकती हैं। जिस प्रकार से 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दीदी ओ दीदी शब्द कहकर ममता बनर्जी को एक प्रकार से अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, तब वहाँ के मतदाताओं ने इसे अपने विरुद्ध एक हमला मान लिया था और अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए बीजेपी को जीतने नहीं दिया था और जीत की कमान ममता बनर्जी को सौंप दिया था। भले ही वे उस चुनाव में हार गई थी और बाद में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें भवानीपुर से अपने ही विधायक को बैठाकर चुनाव जीतना पड़ा था, लेकिन जीत टीएमसी जो ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी है उसे ही मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को हालांकि सीट में वृद्धि हुई थी, मत प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, लेकिन जीत के मामले में पराभव
देखना पड़ा था, वह एक हार का बड़ा कारण हो सकता है।